बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, आपको जैसा कि इल्म है कि जब से पाकिस्तान बना है एक अरूज व जवाल की दास्तान है। किसको अरूज मिला और किसको जवाल, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने देखा कि किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे अरूज हासिल किया अवाम के वोट से, लेकिन अवाम बेहाल। किसी ने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे अवाम को इस्तेमाल किया और किसी ने छोटे छोटे लिसानी ग्रोही बुनियादों पे उनसे वोट लिया और इस्तेमाल किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारी कौम जो है वो इंतहाई जज्बाती है, कुर्बानी का जज्बा इनमें भरपूर है। यहां तक भी हुआ कि शहादत के नाम पे वोट लिया गया, वोट दिया, अरूज हासिल किया जैसे कि जरदारी साहब, लेकिन अवाम बदस्तूर जो है वो बेहाल। नाज़रीन, इसमें कसूरवार कौन है? कहीं हम अवाम खुद ही तो कसूरवार नहीं है? इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं JUIF के। वेलकम जनाब प्रोग्राम में। शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुराद रास, जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं PTI की। वेलकम जनाब प्रोग्राम में। थैंक यू। देखें जी, मैं शुरू करता हूं आपसे। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की तारीख तो पढ़ी होगी जी, लेकिन आपने देखा भी है कि कितने सियासतदान पाकिस्तान के आए, कितने गए, और कितने लीडर्स ऐसे आए जो खा वो डिक्टेटर ही थे। उन्होंने पाकिस्तान के नाम पे जब इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, मैं तो यही कहूंगा, पाकिस्तान के नाम पे जब सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया तो उस वक्त भी अवाम ने उनको अरूज दिया। अवाम ने तो जो देना था वो देती है, जैसे वोट, ठीक है, वोट के जरिए मुंतखब होके, या डिक्टेटरशिप जो है वो रेफरेंडम के जरिए कुछ साल लेके बैठते हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं करते। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब, देखें, जब से पाकिस्तान बना है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अलावा मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान ही रहा है हमेशा। आप देखें कि जो लीडर आए उन्होंने हमेशा पहले अपना इक़्तिदार देखा और बाद में देखा अवाम का सोचा। आप देखेंगे जब डिक्टेटर भी आए हैं तो उन्होंने देखा कि मैं इस सीट पे कितनी देर से देर निकाल सकता हूं, जब तक उनको निकाला नहीं गया वहां से, यानी अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप इस मुल्क की हालत देखें तो 4 साल से जो अवाम के साथ हो रहा है, आप किसी एक चीज की आप कीमत उठा के देख लें इस वक्त जो बाजार में खरीदने वाली है, जो अवाम के हर रोजमर्रा की चीजें हैं, एक चीज वो 200 से 300% बढ़ चुकी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं अगर आपको चाहिए। आटा 13 रुपए का था 2008 में, आज 38 रुपए का है। पेट्रोल 56 रुपए का था, आज आप देख रहे हैं 100 से भी ऊपर बढ़ चुका है। ये चीनी आप देख लें 21 रुपए की थी, कहां चली गई। इसमें जो सबसे खौफनाक नंबर है वो मैं आपको बताता हूं। 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर 26,000 रुपए का कर्जा था जो कि हमने फॉरेन बोरोइंग की हुई। बिल्कुल ठीक है, बात है। आज वो नंबर जो है वो 76,000 रुपए पे पहुंच चुका है। बिल्कुल। किस तरह पहुंचा है? क्योंकि जो ये लोन लेते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए कहीं और से लोन पकड़ते हैं और वो रेट बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट जो है उससे दे रहे हैं। बिल्कुल, अवाम के खून से दे रहे हैं। खून से दे रहे हैं। और हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं? या वो पेट्रोल बढ़ा सकते हैं, या गैस बढ़ा सकते हैं, या बिजली, क्योंकि वो बिल आप नहीं देंगे, वो आगे आपके घर की बिजली काट जाएंगे। नहीं जी, ये देखें, ये जो टैक्स अभी बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसका कतन ये नहीं था कि पेट्रोल की कीमतें कोई आलमी मंडी में बढ़ी हैं। ये तो इन्होंने, ये इनकी नाहली है, नालायकी है, ये टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सके, इन्होंने वो गरीब के ऊपर बोझ डाल दिया है। और चंद दिनों बाद आपको मुबारकबाद मिल जाएगी वजीर आजम की तरफ से कि जी FBR ने जो है वो टैक्स इकट्ठा कर लिया जी। ये नजर आता है बाजार। शमसी साहब, आप देखना कि ये एकदम 8-10 रुपए क्यों, 8 रुपए क्यों बढ़ाया गया?
क्योंकि इसमें से वो आपको जिस वक्त बजट अनाउंस होगा उन्होंने कहना है जी कि 2 रुपए कम कर दिया गया। कितनी बेवकूफी, कितना बेवकूफी हमें बनाएंगे, हमें बेवकूफ बना के यहां। अच्छा, मैंने जो बात की है वो यही तो की है कि इसमें देखें, ये तो कर रहे हैं, ये तो मैंने इब्तदाइये में बयान कर दिया है कि जी अगर मैं इब्तदाइया मजीद प्रोलॉन्ग करता तो उसमें मैं मेरा ख्याल है हिस्ट्री पूरी बयान करता चला जाता और पूरे प्रोग्राम का जो टाइम है उसी पे सर्फ हो जाता। इतनी यानी नाहलियां हैं हुक्मरानों की। मेरा पूछना आपसे ये था कि इस तमाम अमल में जो अवाम बेवकूफ बनते हैं, क्या अवाम मसलन मिसाल के तौर पे रोटी कपड़ा और मकान पे बेवकूफ बने? बिल्कुल। फिर किसी और नारे पे बने बनते चले आ रहे हैं। अब आपकी जमात भी एक नारा दे रही है, इनकलाब नहीं, तब्दीली चले। हाँ जी, तब्दीली सर। हाँ, और कुछ भी नहीं। चलें, ठीक है तब्दीली। तब्दीली का वो नारा क्या है कि इस निजाम को बदलना है, जो निजाम एक सदियों से इस मुल्क के अंदर ये पिछले 60 साल से चलता आ रहा है ना, एक निजाम, इस निजाम को बदलना है। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात परवेज मुशर्रफ ने भी की थी। ठीक, जब उन्होंने इक्तदार लिया है तो इमरान खान साहब ने उनका साथ भी दिया रेफरेंडम में, आपको पता है, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। उस वक्त भी जो रेफरेंडम में कुछ लोग, तकरीबन बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जो उनके साथ चले गए, जिसमें आप फिंगर टिप्स पे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अवाम को उस वक्त बेवकूफ बनाया गया। आप देखें उस बेवकूफी जो अवाम ने अब उसकी सजा भुगती है, वो आप देखें क्या सजा भुगती है कि जो नाम नहीं था कभी यहां पे खुदकश बम धमाकों का, उसका वजूद है यहां पे, कभी भी किसी वक्त वो लहर आ जाती है। आप देखें कराची में, चलें ठीक है हालात खराब होते थे, इतने कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी किस पे डालते हैं ये मैं आपसे भी पूछता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हाफिज साहब साथ बैठे हैं, हाफिज अबूबकर साहब, तो इनको भी शामिल कर लिया जाए। जी आप क्या कहते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है शमसी साहब आज आपने इंतहाई अहम तरीन मौजू की तरफ बात बढ़ाई है कि इस 64 साल के अंदर इस मुल्क के अवाम को, यकीनन एग्री करता हूं मैं आपके साथ, कि कुछ नहीं मिला। यहाँ आए, रोटी कपड़ा मकान का भी नारा लगा, यहाँ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का भी नारा लगा, यहाँ जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का भी नारा लगा, इसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इसके साथ हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसियाँ रही हैं, पॉलिसियाँ बनाने में कभी भी पाकिस्तान की अवाम का अपना अमल दखल नहीं रहा। पाकिस्तान, चंद दिन पहले मौलाना साहब ने जो 2-3 बातें कही हैं कि ये मुल्क हमेशा वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कभी की ही नहीं गई, बल्कि इस मुल्क को हमेशा सिक्योरिटी स्टेट कहा गया है। अगर मैं अपने कायद के इस वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो दैट मीन कि हमने बैनुल अक़वामी इदारों, बैनुल अक़वामी इंटरेस्ट को हमने यहाँ चौकीदारी की है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की रीजनली अगर हम पोजीशन को देखें तो रीजनली पाकिस्तान जो है वो एंटी अमेरिकन रीजन के अंदर है। अफगानिस्तान एंटी अमेरिकन है, इंडिया एंटी अमेरिकन है, चाइना एंटी अमेरिकन है, ईरान एंटी अमेरिकन है, और पाकिस्तान के जो पब्लिक है वो भी एंटी अमेरिकन है। जो हुक्मरान है वो प्रो अमेरिकन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो रही है वो हमेशा से प्रो अमेरिकन रही है, और उस वजह से हमने यहाँ इस रीजन के अंदर प्रो जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको हमने प्रोटेक्ट किया। मैं बड़ी मिसाल में दूंगा, 1978-79 में अफगानिस्तान के अंदर जब रशियन इन्वेड हुआ, वो आए, तो उसके बाद हमने जो पॉलिसियां मुल्क की बनाई, मैं ये समझता हूं कि इसका बराह रास्त इल्जाम देना कि सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, सियासतदानों ने बहुत कुछ किया है। जिस सरजमीन के अंदर गर्दनें उतरती हों, गर्दनें कटती हों, सरजमीन खून उबलती हो, उस सरजमीन के अंदर सियासतदानों का रहना, अपनी सर्वाइवल के लिए जदोजहद करना एक बहुत बड़ी चीज है। मसला यह है कि पाकिस्तान के जो, अगर देखा जाए पाकिस्तान के हालात को स्टडी किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा मुक्तदर कुव्वतों ने इस रियासत को चलाया है। कभी भी यहाँ के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार और पॉलिसीज बनाने की यहाँ इजाजत नहीं दी गई। रिसेंटली नेटो सप्लाई का मामला है, हमेशा से अगर देखा जाए, कहते हैं अमेरिकन फौजें जो यहाँ आई हैं, अगर हम अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ जगह न देते तो अमेरिका हमें पत्थर के जमाने में पहुंचा देता। यही कहा गया। तो आज पत्थर के जमाने में तो जब हम जाएंगे, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो शहर हैं वो खून आलूदा क्यों हैं?
यहाँ की लाशें क्यों गिर रही हैं, यहाँ बम धमाके क्यों। मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, कि खुदकुश धमाके जो हैं वो पाकिस्तान की गुर्बत का प्रॉब्लम है। नहीं, खुदकुश हमलों का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान की पॉलिसियों के साथ है। क्योंकि जिन लोगों के बच्चे आप मारेंगे, यहाँ ड्रोन अटैक्स आप करेंगे, यहाँ फौजी आएंगे और आकर आपने लोगों को उठाकर ले जाएंगे, तो एक दफा बर्दाश्त करता है, 2 दफा बर्दाश्त करता है, तीसरी दफा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कितना ही कमजोर आदमी क्यों ना हो, जिसके बच्चों की बिखरे हुए बच्चों की लाश पड़ी हो, खोपड़ी खुली हो, पेट खुला हो बच्चे का, लोगों का जब खून बहेगा तो उसका रद्द अमल होगा। हमें क्या जरूरत है कि हमने अमेरिका के इत्तेहादी बनना कबूल किया, ऐसी हालत के अंदर कि हमारे कितनी शेमफुल बात है कि अमेरिका के हम अलाई हैं और अमेरिका के साथ किए गए हमारे मुआहिदों की कॉपीज मौजूद नहीं है, ना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, ना हमारी किसी भी मुल्क के सलामती के इदारों के अंदर। इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि आप मुआहिदा कर रहे हो दुश्मन मुल्क, एक दूसरे मुल्क के साथ, ऐसा मुल्क जिसके साथ आपके कोई नेबरिंग तल्लुकात नहीं है, कोई आपके रिलीजियस रिलेशनशिप नहीं है, जोग्राफिकल पोजीशन के अंदर वो आपके साथ नहीं है, डोमिनेट करके आपसे सारे फैसले करवाते हैं। जो बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी, जो अपने मफादात की प्रोटेक्शन कर रहा है, अपने मफादात के हुसूल के लिए यहां खून बहा रहा है, हम उनके साथ अलाई बनते हैं, उनके साथ हम इत्तेहाद में जाते हैं और उसके साथ मुआहिदा नहीं करते। और हमारा डिक्टेटर जो पब्लिक इजलासों के अंदर अपने आप को हाथ हिला हिला कर कहता था कि मैं कमांडो हूं, मैं यहां से हिट करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे लोग हमारे मुआहिदात करने वाले। मेरा ख्याल यह है कि ठीक है, इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं, अभी और चलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना सिर्फ एक पॉलिटिशियन पे या सियासतदानों पे, ये ठीक नहीं है। यहां बहुत सारे लोग हैं जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, इस मुल्क के अंदर लेकिन जो हमने पॉलिसियां बनाई। मैं एक बात करना चाह रहा हूं माजरत के साथ कि इस मुल्क के अंदर जो पॉलिसियां बनाई गई हैं वो कभी सियासतदानों ने तो नहीं बनाई। इस मुल्क को अगर एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया गया है तो उसके बनाने के अंदर, पॉलिसियों को बनाने में कभी भी सियासतदान इदारे मुलविस नहीं रहे। लेकिन माजरत के साथ सियासतदान उन हाथों में खिलौना भी तो बनते हैं ना, हाँ, ये मामलात करते हैं। ये असल चीज तो ये है, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि अगर अवाम को मिसाल के तौर पे कुछ सियासतदान परवेज मुशर्रफ के हाथों भी तो खिलौना बने। आपने देखा कि आज हम इस तरह की डिस्कशन, तो मैं समझता हूं कि जो मैं अवाम के हक में बात करना चाह रहा हूं, अवाम की दादरसी किसी न किसी हवाले से हो जाए, अल्लाह करे ये हमारे हुक्मरानों को नसीब हो कि अवाम का भी कुछ ख्याल करें। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिशियन के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है ना, ठीक है, कुर्बानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, सियासतदानों ने ही ये मुल्क बनाया, सियासतदान ही चला सकते हैं, यहां कोई नहीं चाहता कि डिक्टेटरशिप का राज हो। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, ये जिनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, जो प्रो अमेरिकन हैं, हम एंटी अमेरिकन, आपने बड़ी खूबसूरत बात की इंडिया, ईरान और चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, वो तो अपनी आवाम की उमंगों के मुताबिक दूसरे लोग तो पॉलिसीज बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम एंटी अमेरिकन पॉलिसी बनाते तो शायद हम भी उन्हीं जैसे तरक्की पजीर मुल्क होते। चलें, तरक्की याफ्ता तो एक दूर की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां आप देख लेना कि यहां भी कसूर उन्हीं का निकलता है जिनके हाथ में अवाम की तकदीर दे दी जाती है, वो इस्तेमाल होते हैं। जी आप क्या कहते हैं? शफी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, अमेरिका ने हमेशा आपके ऊपर वो बंदा मुसल्लत किया है जो उनके कंट्रोल में रहेगा। आप हिस्ट्री देखें पीछे, जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बिल्कुल, हमने कभी एक कौम बन के वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है कि हम अपना बंदा लेकर आए बजाय कि उनका बंदा ऊपर से लैंड कर, कि वो आपके सियासतदानों को ब्लैकमेल करके, क्योंकि 2 नंबर लोग को 2 नंबर ही लोग से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं? उसको आप मेरे जैसा बंदा जो है वो जाके तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा कभी भी 2 नंबर बंदे को, क्योंकि आपको पता है कि जब अवाम की बारी आएगी तो फिर 2 नंबर बंदे को नहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलने लगा, ऊपर से वो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जी अवाम जो है, जब वोट ही ना दे उनको, असल चीज तो यह है कि फैसला तो अवाम ने करना है, अवाम बेवकूफ क्यों बनती है? आपको भी पता है कि इस मुल्क में कितनी धांधली की जाती है, देखें वोटिंग के अंदर। अच्छा चलें, एक यहां पे आ जाते हैं, इलेक्शन होता है मुल्तान में, आप उसमें नहीं जाते इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं जाते। देखें, वजीर आजम का बेटा, जिनको आप करप्ट करना रहा है, 24 घंटे उनके साथ जो है वो चिपका दिया गया उनके माथों पे, उनके, बल्कि लगता है ऐसे है कि जब अब उनकी तस्वीर आती है तो वो नाम की बजाय आता है कि जैसे ये करप्ट है, ठीक है, करप्ट का ही आगे उनका स्लोगन नहीं है। अब नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना, अब हमने इतनी बात की, लेकिन उसके बावजूद आप देखें 93 से 95 हजार वोट जो है
लिया गया, ठीक है। अब अगर 93 से 95 हजार वोट लेता है, उसमें से बोगस वोट आप 20,000 निकाल दें, चलें आप 20,000 बोगस वोट लगा लें, जैसे रेशो आपने आप तहरीक इंसाफ ने जो बनाई है, लेकिन फिर भी उसने 73,000 वोट तो लिया। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, आपसे इसका सवाल जवाब लेते हैं। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा, इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद।